हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर चल रहा था अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसमें हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ को पढ़ लिया था, देख लिया था क्या होता है और कैसे कैसे उसकी कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब आज अपन करेंगे बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन चालू होती हैं सीधी ही आपके पास स्ट्रेट वायर से। एक वायर है जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और वायर की जो लेंथ है वो फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट लेंथ का वायर आई करंट को लेता है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, और उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और कैसे इसकी एप्लीकेशन को करते हैं आप लोग, तो आइए देखते हैं। ये देखिए साहब, आपके पास एक वायर है ये, और इस वायर की ये लेंथ फाइनाइट लेंथ है, और यहाँ से इसमें करंट आई एम्पियर की फ्लो होती हुई मान लें आप लोग, और ये मान लें कि यहाँ से डिस्टेंस आर जो कि परपेंडिकुलर है और पॉइंट पी है ये रहा। अब इस करंट के फ्लो होने की वजह से इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और गिवन है कि आपको यहाँ से ये इसके दोनों एंड यहाँ से जो एंगल बनाते हैं ये एंगल अल्फा गिवन है और ये एंगल बीटा गिवन है। अब इसका प्रूफ इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और रिजल्ट होता है इसका पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा, तो बी होगा ये म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ आर ब्रैकेट साइन ऑफ अल्फा प्लस का साइन ऑफ बीटा। ये रिजल्ट है साहब, ठीक है। अब रिजल्ट हमारा बनता है, और ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। हाँ, अगर इस पॉइंट स्पेशल की बात की जाए तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो मैं यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल लगा देता हूँ डायरेक्शन बताने के लिए, क्रॉस। लेकिन अगर इतनी ही डिस्टेंस पे मैं यहाँ पहुँच जाऊँ सेम एंगल्स के लिए, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, इसको अगर मैं ऐसे नहीं लिख कर, ये सब नहीं लिख कर यहाँ लिख देता हूँ कि डाउनवर्ड, तब भी बात वही है। या फिर मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस। इस माइनस साइन का मुझे यहाँ मतलब समझाना होगा, और माइनस साइन का मतलब क्या है दोस्त, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लेन ऑफ द पेपर के डाउनवर्ड है, मतलब वो नीचे की तरफ है, ये माइनस साइन। बट दोनों बातें मत लिख देना, ठीक है। ये माइनस भी लगा दो यहाँ और यहाँ डाउनवर्ड भी लगा दो, ऐसा नहीं करना है। आपको ये बताना होता है कि नेगेटिव साइन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपसे दूर जा रही हैं, उसके लिए आया है, ये हमें बताना पड़ता है स्पेशली, ठीक है। बट फिलहाल अपन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ ये है साहब, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक है। ये बात हो गई थी अपनी। अब मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि इसी में ही अगर मैं इसके केसेस बनाऊँ और इस वायर की लेंथ को मैं बढ़ाता हूँ, ये काम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत बार कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद करो, अपन लोगों ने एक जो था वो इस तरह से वायर लिया था जिसकी लेंथ फाइनाइट थी, ठीक है, याद आया कुछ। और मैंने कहा था इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो थी वो आपके पास में लैम्डा थी, और यहाँ से मैं आपको इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करके देता था, एक EX और एक EY। और वो तो सोचो, वो तो बहुत मुश्किल था, इसमें तो एक कंपोनेंट हो ही नहीं रहे, यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ है, तो यहाँ ज़्यादा नहीं सोचना है। तो वहाँ हम लोगों ने जैसे इसकी लेंथ को बढ़ाया था, और लेंथ को बढ़ाया था तो मैंने आपसे पूछा था कि एंगल अल्फा एंगल बीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो वो सेम काम हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो अपन ने पढ़ा था वो चीज़ें आपको यहाँ बहुत मददगार होंगी, बहुत मदद करने वाली हैं, ठीक है। और फटाफट, क्योंकि आपने वहाँ सीख लिया था, तो ये चीज़ अपने को फटाफट समझ में आ जाएगी। अब सुनो कि अगर मैं इस वायर की लेंथ को बढ़ाऊँ, तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ इसकी लेंथ मैंने ये कर दी, तो इसमें करंट यही जा रही है, डिस्टेंस यही है, तो कहाँ फ़र्क पड़ रहा है साहब, किस चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है। ये जो इस वायर के जो एंड थे उनको इस पॉइंट पी से जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन का इस लाइन OP जो आपके पास में लाइन थी, इस लाइन के साथ में जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल आपके बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता ही चला जाऊँ, बढ़ाता ही चला जाऊँ, बढ़ाता ही चला जाऊँ, ये इस तरह से अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता चला जाता हूँ, तो और आपसे पूछता हूँ कि इस अल्फा और बीटा का क्या होगा, तो इस अल्फा और बीटा का क्या होगा, आओ जी यहाँ सोच लेते हैं। ये लो साहब, आपने ये यहाँ देखा, ये पॉइंट था, फिर आपने इसकी लेंथ को बढ़ाया तो ये एंगल बढ़ गया, ठीक है। और ये लो जी, और मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता हूँ तो ये एंगल और इंक्रीज़ हो जाएगा, ये देखो ये इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता हूँ तो ये एंगल और इंक्रीज़ हो जाएगा। और मैं अगर कह देता हूँ इसकी लेंथ ये साहब, ये लेंथ जो है इसकी वो
इस तरह से इन्फाइनाइट लेंथ है, इन्फाइनाइट लेंथ है, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेंगे, ये एंगल जो बनेंगे वो 90 डिग्री बनेंगे। अब दो कंडीशन है आपके पास में। फिर से मैंने कहा कि सामने वाली जो वॉल है वो फाइनाइट लेंथ की है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब यहाँ से ये मेरी लाइन ऑफ साइट जारी है। अब मुझे अगर इस वॉल का ऊपर वाला हिस्सा देखना है तो आप देखिएगा मेरा चिन्ह मुझे कितना ऊपर उठाना पड़ता है या कितना डाउन करना पड़ता है, वो आपका एंगल अल्फा और बीटा बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर वाले एंड को देखने के लिए ये मैं यूँ गया तो ये जो एंगल बना यहाँ ये बीटा बना, नीचे वाला उसका जो एंड देखना है तो मैं यूँ जाऊँगा तो ये एंगल मेरा अल्फा बनेगा। मतलब बात समझ में आनी चाहिए आपको। लेकिन अगर यही पॉइंट अगर मैं इसके लिए ये जो मैं इतनी डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बहुत कम कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं यहाँ से इस जगह बिल्कुल पास में पहुँच गया यहाँ पर, अब मुझे इस दीवार का वो वाला एंड देखना है तो मुझे मेरी चिन्ह को कितना ऊपर करना पड़ेगा। देखिएगा आप लोग यहाँ से ये और ये, मतलब मेरे अल्फा और बीटा बोथ बिकम्स 90 डिग्री। मतलब वायर की लेंथ इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि वाकई वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो। इसका एक और मतलब होता है कि आपका वो पॉइंट जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस वायर के बहुत पास में है। तो इस डिस्टेंस के लिए लेंथ बहुत बड़ी हो गई, तो ये जो आपका वायर था वो इस पॉइंट के लिए एक तरह से इनफाइनाइट लेंथ का वायर बनेगा। तो इनफाइनाइट लेंथ के दो मतलब होते हैं कि वाकई एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का था, फिर जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी थी उससे उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे कुछ भी रख लो आप, या फिर वायर की लेंथ तो फाइनाइट है बट आपका जो पॉइंट है जिस पर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो आपके पास में, वो काफ़ी पास में है। ये काम अपन लोग एक चीज़ और से मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए साहब, ये एक आपके पास में वायर है जो कि फाइनाइट लेंथ का है और ये फाइनाइट लेंथ का जो वायर है वो ये रहा आपके सामने। अब अगर एक पॉइंट यहाँ है तो ये जो ये पॉइंट है इस पॉइंट के लिए वायर जो होगा ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, बट अगर वो पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो अब इसकी लेंथ के कंपेयर्ड ये डिस्टेंस इग्नोरेबल नहीं है इस यहाँ पर। तो अब आपके लिए ये वायर इसके लिए जो है वो फाइनाइट लेंथ का वायर है। तो अगर फाइनाइट लेंथ का है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से इसको जो ज्वाइन करने वाला जो एंगल बनता है ये अप्रॉक्सली हो जाता है 90 डिग्री। तो आपका रिजल्ट आपको इस तरह से निकालना होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात ये करता हूँ कि आप इसकी लेंथ को इनफाइनाइट कर देते हैं तो यहाँ आपका अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो आप यहाँ वैल्यू देखोगे तो आएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ आर साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, यानी आपके पास में 1 प्लस 1 आपको मिलने वाला है, यानी बी इज इक्वल टू मिलेगा आपको म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ आर इंटू आपका 2, ये 2 से आपका 2 कैंसिल, यानी बी इज इक्वल टू हो गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई आर। ये रिजल्ट बन गया साहब आपका। जो आपका बी बन रहा है वो ये बन रहा है। और अब एक काम की बात, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको वायर की लेंथ के बारे में कोई मैसेज नहीं दे रखा है, कोई सूचनाएं नहीं दे रखी है, तो उस वायर को मानना पड़ेगा आपको इनफाइनाइट लेंथ का वायर। बट इस रिजल्ट के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, आपका बी आप निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पर, आई उस वायर में फ्लो होने वाले करंट है और आर क्या चीज़ है, आर है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये जो वायर था इससे उस पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी एक एप्लीकेशन करवा देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ और सुनिएगा। ये एक मेरे पास में इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अगर इसके बारे में मैं लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूँ तब भी आपको मानना पड़ेगा ये वायर कैसा है दोस्त, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। और मान लो इस वायर के अंदर 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, यानी आई इज इक्वल टू आपकी 5 एम्पीयर करंट है। और आपको यहाँ से इस जगह से मैंने आपको दे दिया कि 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर आपको इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और आपको दे दिया मैंने ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब आप क्या करेंगे साहब, आपको करंट पता है 5 एम्पीयर की है, रिजल्ट आपके पास ये रहा, तो आप करेंगे या म्यू नॉट ऑफ आई तो लिख देंगे आप लोग 5, आपका 2 पाई भी ठीक है, म्यू नॉट आपका वेट कर रहा है, म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, इसलिए यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। अब आपका आर, ये आपका आर क्या होता है, आर होता है दोस्त यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस गिवन है। तो अगर मुझे इस वायर के इस पॉइंट से ये डिस्टेंस मिलता है तो मेरा काम बनेगा। अब आपको ये डिस्टेंस 10 पता है, ये एंगल 90 होगा तो ये एंगल आपका 30 होगा। अब आपको ये डिस्टेंस 10 पता है ना, ये वाली जो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है आपकी वो हो गई 10 cos 30। अब आप इस 10 cos 30 की वैल्यू रखोगे तो ये हो गई आपके इसमें √3/2, यानी ये डिस्टेंस हो गई आपकी 5√3। ये डिस्टेंस यानी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा यहाँ
5√3 के साथ में ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज आप पुट करेंगे आपको आंसर मिलेगा। बट यहाँ खास क्या था, खास इस बात पर नजर रखना कि हमें चाहिए होती है कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो बातें आपकी बहुत काम की होती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, कल जो अपन लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में जो अपन डिस्कस किया था कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी, जो उसकी डायरेक्शन आप लोग निकालते हो वो निकालते हो μ0/4πi/dl क्रॉस वेक्टर r/r3, ये लिखा था आपने। तो यहाँ आप इस चीज़ को समझें कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जिस प्लेन में dl और r दोनों हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और इससे अगर मैं अलग बात करता हूँ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो जो आपका r होता है ना, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस r के परपेंडिकुलर होती है। और ना केवल उस r के परपेंडिकुलर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बट आपको बताना होता है वो की डायरेक्शन होनी चाहिए dl के भी परपेंडिकुलर, यानी आपके जिस प्लेन में dl और r दोनों लाई करते हैं उस प्लेन के नॉर्मल में जाएगी डायरेक्शन किसकी, बी की। तो आप यहाँ एक पॉइंट दिमाग में रखें कि इस पॉइंट पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो आर के परपेंडिकुलर होगी, तो आर के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जा रही है वो। और यहाँ अगर हम लोग बिल्कुल डायरेक्शन से दिखाना चाहें तो इस तरह से करेंगे इसको। और यहाँ ये जो डायरेक्शन गई, ये जो अंदर वाली जो डायरेक्शन गई, देखिएगा उस डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन जो जा रही है वो क्या आर के आपको नॉर्मल नजर आ रही है? बोले साहब बिल्कुल ठीक है। जो आपकी डायरेक्शन जा रही है, जो वो आपकी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन डीएल और आपका आर जो है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इवन आप ये भी कह सकते हो कि जिस प्लेन में आपका डीएल और आर दोनों लाई करते हैं, ये आपका डीएल यहाँ और ये आर इसमें, ये दोनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसके भी परपेंडिकुलर है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत मददगार होंगे, बहुत मदद पहुंचाएंगे। अब मैंने आपसे कहा कि साहब मेरे पास में वायर है इनफाइनाइट लेंथ का था। अब ठीक है साहब, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अब आप एक चीज़ को समझें इसमें, अब यहाँ हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी साहब, इस पॉइंट पर। अब यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो पहले आपका जो ये इसको मिलने के लिए यहाँ से एंगल जो बन रहे थे वो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। अब अगर मैं इसको वायर को ऐसे खींचना चालू कर देता हूँ तो अभी तो वो जो दूसरा एंड है, ये वाला जो एंड है, ये नज़र ही नहीं आ रहे हैं हमें। लेकिन अगर मैं इसको खींचना चालू करता हूँ इस तरह से यूँ, तो कभी ना कभी तो वो वाला एंड मुझे नज़र आने लग जाएगा। और जिस दिन मुझे वो एंड नज़र आने लग जाएगा उस समय ये इससे मिलना चालू हो जाएगा। और जब ये इससे मिलना चालू हो जाएगा दोस्त, तो मेरे पास में अल्फा तो आज भी 90 डिग्री है, बट बीटा मुझे नज़र आने लग जाएगा। इस कंडीशन में आपका अगर मैं पूछ लूं कि वन ऑफ द एंड तो इनफाइनाइट पे जा रहा है बट दूसरा एंड यहाँ है, तो भाई आर मैंने आपको दे रखा है, तो ये लेंथ जब एंड नज़र आएगा तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी नज़र आएगी मुझे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं साहब, रिजल्ट है हमारे पास में b = μ0I/4πr और साइन ऑफ अल्फा प्लस का साइन ऑफ बीटा। तो मेरे पास में ये जो अल्फा एंगल है वो तो 90 डिग्री है, बट बीटा एंगल जो है उसके अंदर मेरे पास में ये डिस्टेंस भी है, ये भी है। तो मैं पाइथागोरस से पहले ये डिस्टेंस निकाल लूँगा। फिर साइन ऑफ अल्फा के लिए क्या होता है अपने पास, साइन ऑफ अल्फा के लिए होता है परपेंडिकुलर, यानी ये डिस्टेंस मान लो आप लोग x मान लेते हो, ये r मान लेते हो, तो ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास कितनी, r² प्लस का x²। बोलो बच्चों, तो अब मैं इस रिजल्ट को कैसे बोलूँगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड होगा b = μ0I/4πr ऑफ साइन ऑफ 90 प्लस का साइन ऑफ बीटा। तो साइन ऑफ 90 की वैल्यू तो हो गई दोस्त 1, यानी अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान लगाना मेरी बात पर। मैं बोल रहा हूँ b = होगा μ0I/4πr ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। और साइन ऑफ बीटा की जगह हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं x/r² में r² प्लस x²। वेरी सिंपल। अब अगर मैं इसको खींचना चालू करता हूँ ऐसे, ये और खींचा और खींचा, तो आप क्या नजर आ रहा है आपको कि जो आपका ये वाला एंगल था, ये तो एंगल आज भी 90 डिग्री बना हुआ है, बट बीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है इस पॉइंट P पर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है साइन के अंदर जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू है, साइन ऑफ बीटा की वैल्यू बढ़ती है, बट यहाँ तो एंगल कम हो रहा है। तो अंडरस्टूड है कि एंगल कम हो रहा है, यानी कि जो आपका रिजल्ट होता है b = μ0I/4πr, ये आपका साइन ऑफ 90 हो गया। इसकी तो वैल्यू में फर्क पड़ ही नहीं रहा है, प्लस का साइन ऑफ बीटा। अब आप देख पा रहे हो कि बीटा आपका लगातार कम हो रहा है। अब बीटा लगातार आपका कम हो रहा है, ये देखो बीटा आपका कम हो गया। अब बीटा अगर लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होता जा रहा है। और नीचे लेके जाओ, और नीचे लेके जाओ, और नीचे लेके जाओगे, तो आप क्या नोट कर रहे हो कि आपका बीटा लगातार जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। होते 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 मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, मतलब बिड़ू यहाँ ये इस पोजीशन में लिया है, मैं इसको इस पोजीशन में लिया है, मतलब यहाँ बीटा ऑलमोस्ट 0 होने वाला था यहाँ से एंगल, और यहाँ अगर मैं यहाँ आ गया तो मेरा एंगल तो 0 हो गया।
यानी अब मेरे पास क्या हो गया कि ये कंडीशन हो गई कि आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली है आपके इन्फिनिट लेंथ के वायर के वन ऑफ द एंड पे, या यूँ समझ लें एक वायर इन्फिनिट लेंथ का था और मैंने क्या किया सब इसका ऊपर वाला हिस्सा काट दिया ये वाला हिस्सा, और यहाँ इस जगह पर मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो इस कंडीशन में हमें बहुत अच्छे से पता लग रहा है कि बीटा इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, बीटा इक्वल टू आपका कितना हो रहा है दोस्त, बीटा इक्वल टू आपका हो रहा है कितना 0, और आपका जो अल्फा है वो है 90 डिग्री। देखते हैं साहब इस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी। तो आप यहाँ जब जाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ऑफ आर, और साइन ऑफ अल्फा था दोस्त साइन ऑफ 90 प्लस का साइन ऑफ बीटा हो गया साइन ऑफ 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू पाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ऑफ आर, यानी एक वायर ऐसा जिसकी लेंथ इनफाइनाइट थी बट उसके वन ऑफ द एंड पे अगर हम लोग निकालेंगे b इक्वल टू जो रिजल्ट जा रहा है वो रिजल्ट जा रहा है b इक्वल टू है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, अब ये तो हुआ साहब इसका रिजल्ट, यानी यहाँ की बात हुई। अब बड़ा सिंपल है, अगर एक आदमी जिसको नॉलेज नहीं और उसको मैं कह दूँ कि साहब ये इन्फिनिट लेंथ का वायर था और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है, अगर मैं इसका आधा काट दूं, मतलब इसका आधा हिस्सा काट के अलग कर दूं, अब कितना होगा। तो एक हर आदमी सोच सकता है, अगर मैं एक बॉडी पर फोर्स लगाता हूं अपने दोनों हाथों से और मैं कहता हूं कि दोनों हाथों से मैंने फोर्स लगाया 10 ऑफ न्यूटन का, आप सोच लो मैं अगर मेरा एक हाथ हटा लेता हूं तो अब मैंने कहा कि उस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा होगा, था अंडरस्टूड है 5 न्यूटन का लग रहा होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये पूरा वायर था, और अगर पूछता हूँ कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना था साहब, आपने कहा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था। मैंने कहा अगर इसमें से आधा हिस्सा काट दूँ या आधा हिस्सा हटा दिया अब कितना होगा, तो तू वहाँ दिमाग लगा लेगा कि यार पूरे के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था, तो आधा हट गया है, आधा हट गया मतलब इसका कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो जाएगा, मतलब इसका जस्ट हाफ हो जाएगा पहले वाली पोजीशन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जब आपने इन्फिनिट लेंथ का वायर लिया था और वन ऑफ द एंड में पूछा गया था तब ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए ध्यान दें इस बात पर। वो खास क्वेश्चन है, ये खास नहीं है। वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो क्वेश्चन था वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा था, और वहाँ पर जो आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी एक इन्फिनिट लेंथ के वायर के कारण किसी पॉइंट पर डिस्टेंस ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ली जाती थी, और आप लोग बोलते थे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ट्वाइस ऑफ के लैम्डा अपॉन ऑफ आर होता है, और ये आपका ई होता है। याद आया कुछ? तो यहाँ अगर मैं कहता था आपको कि वन ऑफ द एंड पे निकालना है कि साहब इसके वन ऑफ द एंड पे निकालना है, तो अगर हम लोग यहाँ निकालते थे तो हम ऐसा नहीं बोलते थे कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी अब इसकी हाफ कर दो साहब, के लैम्डा अपॉन आर कर दो। यहाँ ऐसा नहीं होता था, यहाँ इंटेंसिटी हो जाती थी √2 ऑफ के लैम्डा अपॉन ऑफ आर। मतलब बात को आप समझने की कोशिश करें, वहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ ऐसा है। मतलब यहाँ आधा हटाया तो आधा वैल्यू हट गया, बट वहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जब किया था, देखिएगा उन लेक्चर्स को वापस जाके तो आपको अंतर नजर आएगा। और बिल्कुल देखना चाहिए आपको कि वहाँ पर भी इन्फिनिट लेंथ का वायर था, लेकिन वो चार्ज वायर था जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई थी, और यहाँ पर भी एक वायर दिया गया है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है और उसमें आई एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। वहाँ पर भी जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर थी, और यहाँ पर भी जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दी गई है। मतलब सारी बातें जो थी वो वहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम है, बट रिजल्ट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा है, इसलिए बहुत सोच समझ कर काम को कीजिएगा। 2 चैप्टर बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं, बट कुछ बातें उनमें अंतर होते हैं, तो अंतर पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो खास होता है। हालांकि जिस तरह का पेपर आ रहा है 19 के अंदर स्पेशली नीट का, और 20 के अंदर जो नीट का पेपर आया है बॉस, वो तो मजाक हो गई, ठीक है ना, वो तो चमत्कार हो गया, पर वो इसलिए भी हो सकता है कि भाई कोरोना काल चल रहा है, हर बच्चों को लगना चाहिए कि मैं भी फिजिक्स कर सकता हूँ, बट फिजिक्स वाकई इतनी आसान है, उतना आसान करने की जरूरत नहीं थी। देखिए साहब, आपको पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और अब की बार पॉइंट पी जो है वो इस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, बिल्कुल उसके बाइसेक्टर पे होगा साहब। वो कहाँ होगा, ये हमारा ये है, और ये इसकी टोटल लेंथ ये रही, और बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से यानी इसके बाइसेक्टर पे अगर ये है तो यहाँ हमें ऐसा पॉइंट दे रखा है, और इस ऐसे पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वो पूछता है। और यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों एंगल बिल्कुल इक्वल बनेंगे, यानी ये भी अल्फा है और ये बीटा है जो वो भी अल्फा बनेगा, यानी दोनों एंगल बिल्कुल बराबर बन रहे हैं। और इस कंडीशन में आपका रिजल्ट क्या होगा, तो बी इजल टू, बिल्कुल आराम से आप रिजल्ट लिखिएगा सामान्य 4 पाई ऑफ आर, बी इजल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन ऑफ अल्फा प्लस का साइन ऑफ बीटा, यानी आपका हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस का साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ अल्फा, यानी आपका हो जाएगा बी इजल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ऑफ आर इंटू साइन ऑफ अल्फा। या तो आप हमें ये एंगल दे देंगे
अब एंगल की अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमें एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप आइए साहब साइन ऑफ एल्फा, साइन ऑफ एल्फा की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालेंगे साहब, ये होता है आप कैसे परपेंडिकुलर। दोस्त परपेंडिकुलर तो हो गया आपके पास L/2 और होता है आपका हाइपोटेनियस यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी हुई दोस्त, वो वैल्यू ये रही, ये हुई आपके पास L²/4 प्लस का R², मतलब इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट में L² प्लस का 4 ऑफ R² अपॉन ऑफ 4, यानी इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट में L² प्लस का 4 ऑफ R² अपॉन ऑफ 2, यानी आपकी हाइपोटेनियस से आ गई। अब बात करते हैं साहब साइन ऑफ एल्फा की वैल्यू क्या है, तो साइन ऑफ एल्फा की वैल्यू है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया कितना आपका L/2 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपकी वो रही, और वहाँ से अगर आप वैल्यू को उठा के रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी L² प्लस का 4 ऑफ R² डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी साइन ऑफ एल्फा की वैल्यू हो गई दोस्त कितनी, वो गई L अपॉन ऑफ अंडर रूट में L² प्लस 4 ऑफ R²। ये वैल्यू उठा के अगर आप यहाँ रख देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा आपका B इजकल टू μ0I अपॉन ऑफ 2 पाई ऑफ R इंटू, अब आपका साइन ऑफ एल्फा की वैल्यू ये रही, और ये वैल्यू है आपके से L अपॉन ऑफ अंडर द रूट ऑफ L² प्लस 4 ऑफ R²। अब इसमें एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये रिजल्ट आ गया आपका। अब अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो लेंथ L है, इस L को थोड़ा बढ़ा दो यार, इस L को और बढ़ा दो, तो आप क्या देख रहे हो कि L कंपेयरली बड़ा हो गया R से, थोड़ा और बढ़ाओ यार इसको, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे, L थोड़ा बड़ा हो गया है किससे, R से। मैंने कहा और बढ़ाओ जी, और बढ़ाओ, तो ये मेरे पास और जगह है, अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ L को मैंने इतना बढ़ा दिया है कि R जो है वो इग्नोरेबल हो चुका है, यानी L बहुत बहुत बड़ा हो चुका है किससे, R से। तो यानी L बहुत बहुत बड़ा है किससे, R से, तो डेफिनेटली L का जो स्क्वायर होगा वो तो बेहद खतरनाक बड़ा हो जाएगा किससे, R² से। यानी अब आप L² में अगर R² को ऐड भी कर दोगे तो L² की हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी L² में से अगर आप 4 ऑफ R² को सब्ट्रैक्ट भी कर देते तब भी उसकी वैल्यू पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना है। यानी आपका L² प्लस का 4 ऑफ R² को आप क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो आप केवल L², और L² जो होगा वो अगर अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो बनेगा L, यानी आपका B जो रिजल्ट आएगा दोस्त वो आएगा μ0I अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ μ0I अपॉन ऑफ 2 पाई ऑफ R इंटू आई आपका L, और ये आपका L बहुत बहुत बड़ा बन चुका है 4 ऑफ R² से, यानी अंडर रूट के अंदर L² और अंडर रूट के अंदर L² को बाहर लिया तो मेरे पास आया ये L, और इस L से ये L जब गया तो B इजल टू देता है हमें μ0I अपॉन ऑफ 2 पाई R। और ये किसका रिजल्ट था, ये एक ऐसे वायर का रिजल्ट था जिसकी की लेंथ थी इनफाइनाइट, मतलब मैंने आपसे पहले ही कहा था इनफाइनाइट लेंथ का होने का मतलब ये होता है कि अगर वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो R से, एक तो ये मतलब होता है, या वो जो पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इग्नोरेबल हो उसकी लेंथ के कंपेयरली। तो अभी हम लोग बोलते हैं साहब वायर कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, यानी मैं लेके चला था एक फाइनाइट लेंथ का वायर और जिसके बाइसेक्टर पर एक पॉइंट P था, मैं चाहता था कि आप मुझे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल के दें, और आपने जब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल के दी तो इंटेंसिटी थी मेरे पास में कितनी, कुछ ऐसी इस अंदाज में थी। फिर मैंने कहा एक केस लिया मैंने कि साहब अगर मेरा L जो है वो बहुत बहुत बड़ा, यानी इस वायर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है उस डिस्टेंस R से, तो हम ये कह सकते हैं कि आप इस कंडीशन में रिजल्ट वही निकाल गए जो कि आपका जनरल रिजल्ट था। मतलब कौन सा वाला, एक ऐसा रिजल्ट था जो कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर पे आता है, मतलब इसी रिजल्ट से हम फाइनाइट लेंथ से इनफाइनाइट लेंथ वाला रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा तो निकाला ही था हमने अल्फा बीटा 90 डिग्री करके, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब एक और बात, अगर इसी वायर को जो था मेरे पास में यहाँ ये वायर रखा हुआ है साहब, ये अपना वायर पकड़ो जी, ये रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस जगह पर आपसे पूछ लेता हूँ कि देखो ये हमारे पास वायर है, ये लो ये अपना वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब मैं आपसे बोलूँ यार यहाँ एक पॉइंट P दे रखा है, अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस कंडीशन में। तो मैंने कहा भाई ये लेंथ मान लो मैंने L/4 दे दी, ये लेंथ मैंने मान लो 3L/4 दे दी, ये R दे दी, तो अब मैंने आपको अल्फा बीटा नहीं दे रखे, तो आप इसको अपनी मर्जी से आप इसको अल्फा लिख लीजिएगा, इसको आप बीटा निकाल लीजिएगा। अब आपके पास में रिजल्ट कौन सा जाएगा, आपका रिजल्ट ये रहा साहब, आपके पास में B होगा μ0I अपॉन ऑफ 4 पाई R, ब्रैकेट में आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस का साइन ऑफ बीटा, बट साइन ऑफ अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ दिख रहा है एक यहाँ दिख रहा है, तो अब आप जब यहाँ जाएंगे इस जगह से आएंगे तो आप पहले ये वाला हाइपोटेनियस निकाल लें, ये वाला हाइपोटेनियस निकाल लें। अब आप क्या करेंगे, B इजकल टू μ0I अपॉन 4 पाई R लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा,
साइन ऑफ अल्फा के अंदर क्या लिखेंगे साहब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी नीचे वाली कंडीशन के लिए परपेंडिकुलर तो क्या आपका कितना 3l/4, हाइपोटेनियस ये रही, इसकी वैल्यू को आप यहाँ रख देना। फिर साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा के अंदर ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ हाइपोटेनियस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जब मैं यहाँ था इस जगह था तो मेरा अल्फा और बीटा बिल्कुल परपेंडिकुलर उस पर बाइसेक्टर पे था, तो मेरा अल्फा और बीटा दोनों बराबर थे। अब अगर मैं इसको थोड़ा नीचे उतार देता हूँ, यहाँ थोड़ा मैंने नीचे उतार दिया, तो मैंने क्या नोट किया, मैंने ये नोट किया कि साहब भले ही मेरा अल्फा की वैल्यू बड़ी है बट मेरे बीटा की वैल्यू कम हो रही है, और अगर मैं और कम करते जाऊँ और कम करते जाऊँ और कम करते जाऊँ, वायर की लेंथ फाइनाइट है सब, और कम करते जाऊँ ये होते होते यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, एक फाइनाइट लेंथ के वायर के वन ऑफ द एंड पे पहुँच गया हूँ, और फाइनाइट लेंथ के वायर के अगर आप वन ऑफ द एंड पे खड़े हो तो उस जगह रिजल्ट क्या बन सकता है, आइए देख लेते हैं इस चीज़ को भी। तो देखिए साहब, ये ना साहब ये कंडीशन बन गई आपकी, तो यहाँ आपका एंगल ये तो अल्फा है बट इस कंडीशन में आपका बीटा कितना हो गया 0, ये रहा रिजल्ट आपका। तो आप रखें साहब b इजकल टू μ0 अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ r, और यहाँ पर आपका एंगल हो गया है साइन ऑफ अल्फा, तो जो होगा वो होगा, बट साइन ऑफ बीटा तो आपके पास में 0 हो चुका है। तो इस कंडीशन में आप b एंड पे जब आप निकाल रहे हो तो रिजल्ट आ गया μ0 अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ r, एंगल है आपका साइन ऑफ अल्फा। अब या तो आपको अल्फा की वैल्यू दी जाएगी, और अल्फा की वैल्यू अगर नहीं दी जाती तो हम लोग निकाल लेंगे, और अगर उसको वैल्यू को निकालते हैं तो यहाँ हमें हाइपोटेनियस चाहिए, हाइपोटेनियस कंडीशन हो गई l² प्लस का r² अंडर रूट के अंदर, यानी अब आपका b क्या हो जाएगा साहब, इसके वन ऑफ द एंड पे कितना हो जाएगा, तो b एंड पे जो हो जाएगा वो μ0 अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ r इंटू आपका साइन ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर जो कि आपका l है अपॉन ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपकी बन गई है अंडर रूट में l² प्लस का r², ये लो सब, ये आपका रिजल्ट बन गया यहाँ पर। अब मैं इसी रिजल्ट के अंदर एक बात करता हूँ आपके पास, मान लो कि ये वाली लेंथ जो थी जिसको आप L कहते हो, अब आपको इसी कंडीशन में इसको बढ़ाना है, तो आप ऊपर तो बढ़ा ही नहीं सकते, आप तो इसको नीचे बढ़ाओगे। जब ये नीचे बढ़ाओगे तो एक चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है कि आपकी जो लेंथ L है वो बड़ी होती जा रही है किससे, R से, और होते होते ऐसा हो गया कि आपकी ये वाली जो लेंथ है वो इस R के कंपेयरली बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, मतलब ये जो R है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया इसका मतलब मैं वही कहानी वापस बोलूँगा कि L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर टू R। अगर L बहुत बहुत बड़ा है R से तो हम लोग बहुत साधारण तरीके से बोल सकते हैं कि L² जो होगा वो R² के कंपेयरली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब R² जो हो जाएगा वो इग्नोरेबल हो जाएगा, मतलब ये R² को अगर मैं इग्नोर करता हूँ तो आपका रिजल्ट आ जाएगा b एंड पे, और b एंड इजकल टू जो होगा वो होगा μ0 अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ r इंटू आपका ये l अपॉन ऑफ l, ये से कैंसिल, यानी आपका रिजल्ट हो गया b इजकल टू μ0 अपॉन ऑफ 4 पाई r, जो कि क्या होता था एक इन्फाइनाइट लेंथ के वायर के वन ऑफ द एंड पे होता था। तो भाई जब तो इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है और बढ़ा ही जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वन ऑफ द एंड पे पहुंच गए आप, और वन ऑफ द एंड पे पहुंच गए कौन सा वायर के, इन्फाइनाइट लेंथ के, तो ये रिजल्ट तो आना ही था। बहुत सिंपल है, मतलब आप इन्फाइनाइट लेंथ के वायर को ना सीखें, आप सिर्फ एक इस रिजल्ट को याद रखें कि किसी भी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक ही फॉर्मूला होता है, और एक ही फॉर्मूला कौन सा होता है, b होता है μ0 अपॉन ऑफ 4 पाई r इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस का साइन ऑफ बीटा, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब आप एक काम करें, इस रिजल्ट को याद रखते हुए आप उस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चल जाएं, मतलब आप उसके बाइसेक्टर पे खड़े में हैं, तो बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पे खड़े में हैं तो आपका अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका एक केस स्पेशल बन जाएगा। फिर इसी केस में आप क्या करें साहब, L को अगर हम बहुत बहुत बड़ा कर देते हैं R से तो आपका एक जनरल केस आ जाएगा, कौन सा वाला, जो कि सबसे ज़्यादा काम आता है कि एक वायर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और वो होता है μ0 अपॉन ऑफ 2 पाई r। I क्या है वायर में करंट थी, R क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस बात का स्पेशली ख्याल रखा जाए। हाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आज भी dl, क्योंकि इसमें आया ही नहीं है, लेकिन आप ये जरूर बोलोगे कि वो R के परपेंडिकुलर है, ये वाली बात बहुत ज़्यादा काम आएगी जो मैंने आपको बात बोली है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड वो जिस पॉइंट से आप उसको मिला रहे हो उस पॉइंट को मिलाने वाली जो आपके पास लाइन है उस लाइन के बिल्कुल नॉर्मल होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये बेहद काम की बात है, बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को, और बहुत ज़रूरी बात है आप लोगों के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वो जो R होता है ना, R इसके परपेंडिकुलर बताना है, परपेंडिकुलर यूँ बताना है या यूँ बताना है, ये सारा आपके पास में मैक्सवेल लॉ भी है और आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ भी था, उसके अनुसार से बता जाएगा। जैसे करंट यूँ जा रही है तो डाउनवर्ड होगी, करंट अगर आपके से नीचे की तरफ आ रही है तो इसी पॉइंट पर ये ऊपर की तरफ अगर होगी कौन सी, उसके लिए हमारे पास में लॉ है। हाँ सर, जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसको शॉर्ट में देख लें आप, और शॉर्ट में कैसे देखेंगे, यूँ देखें सर,
अगर ये वायर आपका हो जाए फाइनाइट लेंथ का और उसके बाइसेक्टर पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कितना होगा, तो ये बिल्कुल बाइसेक्टर पे है, इसलिए ये l/2, ये भी l/2, ये आपकी r, ये हो जाएगा आपका l² प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा। इस कंडीशन में आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा साहब, B = μ0I अपॉन ऑफ 2 ऑफ r साइन ऑफ अल्फ़ा। यहाँ मैंने अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर कर दिए, काट दिया, ठीक है। और अगर आपका साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू देखोगे आप लोग, तो साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी दोस्त, साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू होगी आपका परपेंडिकुलर जो कि आपका l/2 दिख रहा है, और आपका हाइपोटेनियस जो कि आप लोगों ने निकाल रखा था l² प्लस 4 ऑफ r²/2, ये से कैंसिल, यानी साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ गई दोस्त कितनी, l अपॉन ऑफ रूट में l² प्लस 4 ऑफ r², यानी आपका रिजल्ट हो गया B = μ0I अपॉन ऑफ 2 ऑफ r इंटू आपका साइन ऑफ अल्फ़ा l अपॉन ऑफ अंडर रूट में l² प्लस का 4 ऑफ r²। ये रिजल्ट आ गया साहब। अब इसी में ही अगर मैं आपसे पूछूं कि वन ऑफ द एंड पे क्या होगा साहब, ये वायर था, ये आपके वन ऑफ द एंड पे पहुंच गए आप लोग, यहाँ निकालना चाहते हो, ये आपका एंगल अल्फ़ा है, बीटा आपका 0 हो चुका है, तो आपका B कितना होगा, B होगा आपका μ0I अपॉन ऑफ 4 ऑफ r इंटू आपका एंगल हो गया आपका साइन ऑफ अल्फ़ा, केवल बीटा आपका 0 हो चुका है, और साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू हो गई है आपकी B = यहाँ पर μ0I अपॉन ऑफ 4 ऑफ r, और यहाँ आपकी साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू हो गई है परपेंडिकुलर आपका l हो चुका है, और हाइपोटेनियस आपकी हो चुकी है अंडर रूट में l² प्लस r²। ये दो रिजल्ट है साहब। अब इसी के अंदर अगर मैं आपसे एक चीज़ कह दूँ कि आपका ये l बहुत बड़ा हो रहा है r से, तो ये आपका बाहर आ जाएगा μ0I अपॉन 2πr, l अपॉन ऑफ l कट जाएगा, μ0I अपॉन 2πr बच जाएगा। और यहाँ अगर मैं कहता हूँ ये l बहुत बड़ा है किससे, r से, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा B = μ0I अपॉन 4πr इंटू l अपॉन ऑफ l कट जाएगा, यानी आपका l कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आएगा एंड पे रिजल्ट आएगा आपका कौन सा वाला, μ0I अपॉन 4πr, ठीक है। इसी में ही एक कंडीशन देखते हैं हम लोग कि अगर इस वायर की लेंथ को मैं इनफाइनाइट कर देता हूँ, यहाँ से ये और ये, तो ये डिस्टेंस मेरे पास r है, और ये दोनों एंगल जो बनेंगे, और यहाँ से जो आप जाओगे ये भी 90 बनेगा और ये भी आपका 90 बनेगा। वैल्यूज पुट करता हूँ उस रिजल्ट पे, तो B इनफाइनाइट लेंथ का रिजल्ट आएगा μ0I अपॉन ऑफ 4πr साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 आपका हो जाएगा 1 + 1 = 2, और ये से कैंसिल, यानी B = μ0I अपॉन ऑफ 2πr। ये लो साहब। और इसी में ही अगर हम लोग कहते हैं कि वन ऑफ द एंड पे निकालो साहब, तो वन ऑफ द एंड पे निकालो मतलब यहाँ से यहाँ निकाल रहे हो आप, और ये वाला एंगल आपका 90 हो चुका है, यानी अल्फ़ा आपका 90 जा रहा है और बीटा = आपका 0 हो चुका है। ये वैल्यू सारी वहाँ रखूँगा तो B = आएगा मेरे पास है μ0I अपॉन ऑफ 4 ऑफ r साइन ऑफ 90 प्लस का साइन ऑफ 0, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो B = आता है μ0I अपॉन ऑफ 4πr। ये एंड पे आपका ये आया, ये रिजल्ट आया साहब। ये दोनों बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसको हम ऐसे निकालें उसका यूज़ करके, या इसी में ही मैं कह दूं इसके फाइनल रिजल्ट में कि L बहुत बड़ा लिया जाए R से, तो ये वाला रिजल्ट तो यहाँ जा रहा है और ये वाला रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। अगर आप कह देते हो कि L इज़ वेरी ग्रेटर टू R, मतलब इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यानी जो अपने अभी तक पूरा देखा वो ढंग से देखा, ये आपने उसको शॉर्ट में कर लिया, ठीक है। अब अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल में ऐसा दे देवे वो कि आपको एंगल जो है जो देने चाहिए अल्फा और बीटा वो ना देकर फाइनाइट लेंथ का वायर ही दे, और लेंथ ये एंगल जो है आपका वो ये ना देकर अगर आपको एंगल ये दे दे, तो आप क्या करेंगे, अब आपका रिजल्ट क्या बनेगा। हाँ साहब, ये आपके पास वायर है ये रहा, और ये एंगल ना दे रखे, अगर मान लो ये एंगल दे रखे हो, तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये एंगल आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, अगर ये एंगल होते तो ये रिजल्ट होता। अब हम लोग यहाँ देखें कि अल्फा प्लस 90 प्लस का 5 = 180 है, यानी इस नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ये है, यानी आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि अल्फा प्लस का 5 = आपका 90 डिग्री हो गया, यानी आपका जो अल्फा है वो 90 माइनस का 5 है। ठीक इसी तरह से आपका जो बीटा है वो भी आपका 90 माइनस का 5 है, ठीक है, यानी आपका ये 5 एंगल है, ये 5 एंगल है। तो आप अगर इसको यहाँ रख देते हैं तो B = आपका रिजल्ट बन जाएगा μ0I अपॉन ऑफ 4 ऑफ r, ध्यान से सुने मेरी बात को, साइन ऑफ अल्फा की जगह हो गया मेरा 90 माइनस का 5 और प्लस का साइन ऑफ बीटा की जगह हो गया मेरे पास है 90 माइनस का 5, ठीक है। अब साइन 90 माइनस का 5
क्या होता है cos ऑफ phi 1, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा b इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ r, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ phi 1 प्लस का cos ऑफ phi 2। ठीक है, ये रिजल्ट बनेगा आपका। यानी हमें अगर एंगल अल्फा और बीटा ना दे दे और ये दे देवे तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट होगा। अब अपने काम करते हैं, एक छोटे सी इस एग्जांपल से समझते हैं इसको कि देखिए साहब, ये एंगल तो 90 रहेगा। अब आप यहाँ से, ये आपका एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल आपका phi 1 है, ये एंगल आपका phi 2 है, और ये एंगल आपका अल्फा है, और ये एंगल आपका बीटा है। एक काम करते हैं, इसमें करंट फ्लो कर देते हैं। अब मैं इस वायर की लेंथ बढ़ाता हूँ, तो आपको क्या पता लगेगा साहब, लेंथ बढ़ाती आपका अल्फा और बीटा एंगल बढ़ रहा है। अब अल्फा और बीटा एंगल बढ़ रहा है, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका अल्फा प्लस आपका phi 1 प्लस का 90 चलो 180 है, और ये 90 इसमें से फिक्स है। यानी आप ये कह सकते हो कि अल्फा प्लस का phi 1 इनका जो सम है वो हमेशा 90 डिग्री रहना चाहिए। भाई अब आप क्या कह रहे हो कि साहब मैं इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूँ। भाई तू इसकी लेंथ बढ़ा रहा है तो उससे एक फायदा हो रहा है तेरे को। क्या फायदा हो रहा है तेरे को, अल्फा और बीटा बढ़ रहे हैं, मतलब आपका वो हो गया बीटा प्लस का phi 2 इजकल टू भी 90 डिग्री है। यहाँ मैंने करके दिखा दिया तुम लोगों को। अब आप ये कहते हो साहब इसकी लेंथ बढ़ाओ, भाई लो जी ये लेंथ बढ़ा दी, ये लो यार ये लेंथ बढ़ा दी। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, अल्फा और बीटा कंटिन्यूसली फायदे में जा रहे हैं, लेकिन नुकसान में जा रहे हैं कौन, phi 1 और phi 2। अब होते होते अगर आपने इसकी लेंथ इन्फाइनाइट कर दी 1 मिनट के लिए, तो आपने अगर इसकी लेंथ इन्फाइनाइट कर दी तो ये जो दोनों एंगल है अल्फा और बीटा बिकम्स 90 डिग्री। अब आपका अल्फा और बीटा जब 90 डिग्री हो गया मेरा भाई, जब आपका अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो गया तो आपका phi 1 और phi 2 क्या हो गया, 0 हो गए। अब आ जाओ जी, अल्फा बीटा 90 डिग्री तब होंगे जब वायर इन्फाइनाइट लेंथ का होगा। अब इन्फाइनाइट लेंथ के वायर का एक्चुअल रिजल्ट अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो वहां अगर हम लोग निकालने जाते हैं तो वहां हमारा रिजल्ट बनेगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r cos ऑफ 0 प्लस का cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 की वैल्यू 1 प्लस 1, ये हो गया आपका 2, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई r आपका आंसर आएगा। मतलब आप समझें कि आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू बढ़ते जाने पर आपके phi 1 और phi 2 की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा, इस रिजल्ट को हम लोग कैसे तैयार करते हैं, तो वो ये तैयार होगा। अब आप एक काम करो, phi 1 phi 2, अब आप इस अल्फा बीटा को भूल जाओ, अगर ये एंगल दे रखे हों तो ये फॉर्मूला बन गया आपको। अब इसकी लेंथ को आप इन्फाइनाइट करो, इसकी लेंथ को आप इन्फाइनाइट करोगे तो phi 1 phi 2 बिकम्स 0 डिग्री, और यहाँ इस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वही आएगी। इसको खींचना चालू करो, इसको आप कह रहे हो आप खींचना चालू करोगे, यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे तो phi 2 बिकम्स 90 डिग्री एंड phi 1 इक्वल 0 डिग्री। तो वन ऑफ द एंड पे जाओगे तो phi 1 रिजल्ट कितना हो गया दोस्त, वो तो हो गया आपका 0 डिग्री, बट phi 2 आज कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में आपका रिजल्ट क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई r, जो कि वन ऑफ द एंड पे होता है। भाई तरीका कोई सा भी हो, चाहे आप इसको यूज़ करें चाहे आप इसको यूज़ करें, बट पता दोनों को होना चाहिए। ठीक है, हाँ साहब, इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। रिजल्ट ये दोनों एंगल देखे हैं, डायरेक्ट बोलो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ r cos ऑफ phi 1 प्लस का cos ऑफ phi 2, ये रिजल्ट होगा आपका। बट अगर मान लो ये एंगल ना दे, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, और ये एंगल दे देवे आपको साई, ये नहीं दे रखा। अब आप क्या करेंगे साहब, आपको तो एंगल ये चाहिए। अब ये एंगल क्या होगा, तो ये पूरा एंगल कितना है 180, यानी आप कहेंगे कि आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा साहब, ये phi 2 है, तो phi 2 प्लस का आपका साई इज इक्वल टू आपका एंगल हो गया 180, यानी आपका phi 2 एंगल जो आपको यहाँ चाहिए वो हो गया आपका 180 माइनस का साई, यानी b इज इक्वल टू रिजल्ट हो गया दोस्त म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई r, बेस एंगल मेरे पास ये तो पता है cos ऑफ phi 1 प्लस का ये हो गया cos ऑफ phi 2। phi 2 की जगह मेरे पास में एंगल ये ऊपर दे रखा आपने, तो यहाँ मैं एंगल रखूँगा phi 2 की जगह 180 माइनस का साई। और आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हो कि cos के अंदर 180 माइनस जो साई है इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस ऑफ cos ऑफ साई होती है। यानी आपके पास में आ गया है रिजल्ट b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई ऑफ r cos ऑफ phi माइनस का cos ऑफ साई। तो ठीक है साहब, ये था हमारे पास वायर, और वायर के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी, और एक काम की बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे ये एक मेरे पास में वायर है, वायर की लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, और यहाँ कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे साहब b रिजल्ट होगी म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई r, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको अगर वायर की लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है तो इसका मतलब आप लोग मान के चलेंगे वायर कैसे है साहब, आपके पास में वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ये रिजल्ट होगा साहब। बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो डायरेक्शन की है कि यहाँ डायरेक्शन कौन सी होगी, इस पॉइंट P पर जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी।
अब कैसे समझना है इसको वो आप यूँ समझे साहब। आप मुझे वायर मान लेंगे साहब, उसमें करंट फ्लो हो रही है यूँ। अब यूँ करंट फ्लो हो रही है और आप कहते हैं साहब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट यूँ जा रही है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फ्लेमिंग डायरेक्शन ये जाएगी। अब आप यहाँ देखिए जो मैंने पेन लगा रखा है आगे इस स्केल के, वो डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ ये यानी इसके चारों तरफ अगर आप एक सर्कल खींचें तो उस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करें वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। और आप हर जगह देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस आर के परपेंडिकुलर तो यही है, इस डीएल के भी परपेंडिकुलर, ये मेरा डीएल के भी परपेंडिकुलर है। मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, ये रहा मेरा डीएल। ठीक है भाई, मैं वायर कह रहा हूँ अपने आप को, हूँ मैं ड्रम बट वायर बोल रहा हूँ, मतलब बात को समझें कि भाई ये हम सिलेंडर की तरह हैं। ठीक है, लेकिन आप मुझे वायर की तरह अज्यूम कीजिएगा और आप मेरे यहाँ पर एक डीएल लें और ये आर लें और वहाँ डायरेक्शन देखें, डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर, यहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इस जगह जाएंगे, आप इस जगह देखेंगे। ये चीज़ बहुत बहुत काम की होगी आपके। यानी आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो सबसे पहले आप उस पॉइंट को उस वायर से टच करें और डायरेक्शन बिल्कुल उसके, वो जो आपने लाइन बनाई है उसके परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ऑफ फ्लेमिंग एक परपेंडिकुलर बना दें, उसके एक नॉर्मल बना दें, उसके एक नॉर्मल खींच दें कि आपके पास से करंट यूँ जा रही है तो यूँ जाएगी, अगर करंट नीचे जा रही होती है तो ये पर बनेगी इस आर के परपेंडिकुलर। और इसके बेस पर हम बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको मैंने साधारण सी बात बताई थी जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर भी आई थी, उसको आप स्टडी करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।